हेलो एवरीवन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 5 ईयर प्लान का एक क्वेश्चन तो फिक्स आता है और ज़्यादातर लोग सिर्फ साल रट्टा मारते हैं, समझते कुछ नहीं है। आज हम 1934 से लेके 2017 तक सारे प्लान्स एक ही वीडियो में समझकर याद करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। 15 अगस्त 1947 इंडिया आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के साथ क्या मिला? एक देश जहां हर दूसरा इंसान भूखा सोता था, फैक्ट्रीज बस नाम की थी, लिटरेसी रेट लो था, खेती के लिए बारिश पर डिपेंड थे। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये सर्वाइवल का सवाल था। इस सिचुएशन को देखकर इंडिया के लीडर्स को समझ आया कि मार्केट अकेला देश को नहीं बचा सकता, गवर्नमेंट को खुद आगे आना पड़ेगा। इसलिए यूएस का इकोनॉमिक मॉडल छोड़कर यूएसएसआर का 5 ईयर प्लान मॉडल लिया, जहां गवर्नमेंट खुद प्लानिंग करती थी। लेकिन क्या प्लानिंग के आइडियाज़ आज़ादी के बाद आए थे? नहीं, आज़ादी से पहले भी लोग इंडिया के फ्यूचर के लिए प्लानिंग आइडियाज़ दे चुके थे। तो आइए प्री इंडिपेंडेंस प्लान पढ़ते हैं। सबसे पहला प्लान है 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने दिया था, जिसका फोकस इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नेशनल इनकम को इंक्रीज करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ही क्यों फोकस किया। तो आप जानते हैं कि 1928 से 1934 में पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्रीज़ की हालत और ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए उन्हें लगा प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन ही इंडिया को ऐसे ग्लोबल शॉक से बचा सकता है। सो 1934 एम विश्वेश्वरैया प्लान, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंक्रीज नेशनल इनकम। सेकेंड प्लान 1938 में आया, नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। इसके चेयरमैन नेहरू जी थे। ये फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप नेशनल प्लान फॉर इंडिया था। थर्ड प्लान बॉम्बे प्लान 1944। ये इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे JRD टाटा, GD बिरला, इन लोगों ने दिया था। पब्लिश किया गया 2 पार्ट्स में, 1944 एंड 1945। ये प्लान प्राइवेट सेक्टर के इंटरेस्ट की बात कर रहा था। सो बॉम्बे प्लान 1944 फॉर प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट, JRD टाटा, GD बिरला। फोर्थ प्लान गांधीयन प्लान, ये भी 1944 में ही आया। ये प्लान बॉम्बे प्लान की रिएक्शन में आया। गांधी जी और उनके फॉलोअर्स को डर था कि बड़े इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ सफिशिएंट गांव का विजन दिया, फैक्ट्रीज का नहीं। सो गांधीयन प्लान 1944, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस। फिफ्थ प्लान पीपल्स प्लान 1945 में आया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, आज़ादी पास में ही थी। बॉम्बे प्लान इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा था, गांधीयन प्लान एग्रीकल्चर की कर रहा था। लेबर के इंटरेस्ट के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। इसलिए MN रॉय, जो कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड के चेयरमैन थे, उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्लान रखा जो वर्किंग क्लास के लिए था। सो पीपल्स प्लान 1945, वर्किंग क्लास बाय MN रॉय। सर्वोदय प्लान 1950 बाय जयप्रकाश नारायण। ये इंडिपेंडेंस के बाद आया था। इट वॉज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। तो हमें याद रखना है सर्वोदय प्लान 1950, जयप्रकाश नारायण, गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब इतने सारे प्लान आ चुके थे तो एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो कि प्लान्स मैनेज करे, एग्जीक्यूट करे। इसलिए 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बनाया। इसके वाइस चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बाय कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर होते थे।
अब आप सोच रहे होंगे 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या थे। तो बेसिकली 4 गोल्स थे। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, मतलब ग्रोथ को हम मेज़र करेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में। मॉडर्नाइजेशन, इसका मतलब अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। सेल्फ रिलायंस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इसका मतलब हम रिड्यूस करेंगे फॉरेन इम्पोर्ट्स पे, खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। फोर्थ था इक्विटी, मतलब डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका विकास। सो 4 गोल्स: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। अब हम एक एक करके सारे 12 5 ईयर प्लान्स याद करेंगे। हर 5 ईयर प्लान में हम 4 चीज़ पे फोकस करेंगे। एक ईयर, किस ईयर में आया था, किस मॉडल पे बेस्ड था, उस प्लान का फोकस क्या था, लाइक एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर टारगेट क्या था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये आया था 1 अप्रैल 1951 टिल 1956 बाय जवाहरलाल नेहरू। और ये मॉडल किस मॉडल पे बेस्ड था, हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसका मतलब वैसे आपको जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं 2 लाइन में बता देती हूँ। सेविंग्स करेंगे हम, जितनी सेविंग्स होंगी उसको हम इफ़ेक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, ये था मॉडल। एंड इसका फोकस था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, तो एग्रीकल्चर को हम पूरा रेन पे डिपेंड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट में 3 इरिगेशन प्रोजेक्ट याद करने हैं। सबसे पहला भाखरा नंगाल डैम सतलज रिवर पे, दूसरा हीराकुड डैम महानदी रिवर पे, थर्ड नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर। एग्रीकल्चर में इरिगेशन पे काम हो चुका, अब लैंड रिफॉर्म्स भी करेंगे। तो सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, जो इतनी टाइम से कॉलोनियल टाइम से ज़मींदारी सिस्टम चला आ रहा था उसको हटाना, पहला ये काम था लैंड रिफॉर्म्स में। सेकंड, लैंड टू द टिलर, यानी जो खेती करे ज़मीन उसकी होनी चाहिए। और थर्ड लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, लैंड सीलिंग एक्ट। सीलिंग एक्ट मतलब लिमिट लगा देना कि आप कितना लैंड ओन कर सकते हो। अब सेकंड फोकस था हमारा रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट कैसे किया गया, 1952 में बाय लॉन्चिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव था गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब जैसे रोड्स बनाना, स्कूल्स पे फोकस करना, हेल्थ प्रायोरिटाइज करना एंड एग्रीकल्चर भी फोकस करना। तो ये था गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 IITs पे भी फोकस किया गया। सबसे पहला IIT खड़गपुर बना। अब आप सोच रहे होंगे IITs पे क्यों फोकस किया जब एग्रीकल्चर था, क्योंकि लीडर्स को पता था कि नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे, इसलिए IITs के थ्रू उस टाइम तक ट्रेंड इंजीनियर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया था 2.1% ग्रोथ रेट का, और अचीव हमने किया 3.6%। बहुत ही बेसिक सा फंडा याद रख लेना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जोश ज़्यादा था इसलिए सक्सेसफुल रहा, 2.1 से 3.6%। सो लेट्स रिकैप। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से 1956 हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में भी 3 इरिगेशन प्रोजेक्ट लाए, भाखरा डैम, हीराकुड डैम, नागार्जुन सागर डैम। फिर हमें रूरल डेवलपमेंट में भी फोकस करना था, उसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट कराया। और हमने लैंड रिफॉर्म्स किए। लैंड रिफॉर्म्स में भी 3 चीज़ पे फोकस किया गया, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, लैंड टू द टिलर एंड लैंड सीलिंग एक्ट। फिर हमने 5 IITs बनाए जिसमें से फर्स्ट IIT था IIT खड़गपुर। टारगेट रखा था हमने इस प्लान का 2.1% ग्रोथ रेट एंड अचीव किया हमने 3.6%। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961, जिसे महलनोबिस प्लान भी कहते हैं। ये महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, जिसे स्टैटिस्टिशियन PC महलनोबिस ने सोवियत यूनियन के इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टाइल से इंस्पायर होकर बनाया था। इस प्लान का फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज यानी कैपिटल गुड्स, मतलब
मशीन बनाने वाली मशीन पर। एक्चुअली दो तरह के गुड्स होते हैं, एक कैपिटल गुड्स, एक कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शर्ट्स हो गई, शुगर हो गया। एंड कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो मशीन बनाते हैं, जैसे शर्ट किसी मशीन से बनी होगी तो वो मशीन को हम बनाएंगे, दैट दे आर कॉल्ड कैपिटल गुड। तो हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, इसलिए एक पॉलिसी लेके आए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में। ये सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, फर्स्ट 1948 में आ चुकी थी। इस पॉलिसी को कहा जाता है इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसने इंडस्ट्रीज को कुछ 3 शेड्यूल्स में बांटा था। जैसे पहले शेड्यूल में सिर्फ गवर्नमेंट ही उन इंडस्ट्रीज को बनाएगी, सेकंड में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, एंड थर्ड में प्राइवेट सेक्टर। तो बस आप IPR याद रखना, सेकंड ईयर प्लान में आया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे, तो 3 बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाए गए। जैसे पहला भिलाई, ये हमने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था और छत्तीसगढ़ में ये बनाया गया था। सेकंड था रौरकेला, ये जर्मनी की मदद से बनाया था और ये उड़ीसा में बनाया गया। थर्ड था दुर्गापुर, जो हमने UK ब्रिटिशर्स की मदद से बनाया था और ये वेस्ट बंगाल में बनाया था। अब हम हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करने वाले थे, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको डर था कि ऐसे तो अब वो पीछे रह जाएंगी क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, वो बनाएंगे, तो इनको प्रोटेक्शन दिया गया था। मतलब रिजर्व कर दिए थे हमने गुड्स कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन गुड्स को एक्सक्लूसिवली यही बनाएंगे, इन्हें बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोटेक्शन भी इसी प्लान का हिस्सा था। अब टारगेट, इस प्लान में हमने टारगेट रखा था 4.5% और हमने अचीव किया था 4.3%। ऑलमोस्ट ये नियरली सक्सेसफुल था। पर इस प्लान के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। अब हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा पीछे रह गया था। इस वजह से फूड की शॉर्टेज भी हो गई थी, हमें फॉरेन मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ी, इसकी वजह से हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स भी बहुत कम हो गए थे। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, ये मैंने बता दिए। सो लेट्स रिकैप। सेकेंड 5-year प्लान 1956 टू 1961 PC महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, जिसका फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटल गुड्स। इसके लिए हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए थे, IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। उस बेस पे हमने 3 स्टील प्लांट्स बनाए थे। रौरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी की मदद से, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में ब्रिटिश की मदद से, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में USSR की मदद से। इस प्लान को क्रिटिसाइज भी किया जाता है हैवी डिपेंडेंस फॉरेन लोन्स के लिए, कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे फॉरेन से लोन के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन भी इसी प्लान का हिस्सा था और टारगेट हमारा 4.5% था, अचीव हमने 4.3% किया था। सो थर्ड 5-year प्लान 1961 से 1966 में आया था। इस प्लान को गडगिल याग्निक प्लान भी कहते हैं। ये ड्राफ्ट किया गया था अंडर DR गडगिल, इसलिए गडगिल याग्निक प्लान बोलते हैं। अब कौन सा मॉडल फॉलो हुआ था, तो हमने जो सेकंड 5-year प्लान में महलनोबिस मॉडल पढ़ा था उसी को कंटिन्यू किया गया था। बस एक शिफ्ट था, एग्रीकल्चर को हमने टॉप प्रायोरिटी रखा। मतलब कंटिन्यू तो किया सेम मॉडल, महलनोबिस मॉडल, लेकिन हमने एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी पर रखा, क्योंकि सेकंड 5-year प्लान में हमने सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया था। उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ डिक्रीज हो गई थी। अब इस प्लान का फोकस था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट का मतलब है हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, फॉरेन से हम सामान नहीं मंगवाएंगे। और सेल्फ जनरेटिंग का मतलब है जो भी हम पैसा अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगाएंगे वो हम खुद सेव करेंगे, फिर वो लगाएंगे। पहले हम फॉरेन लोन पे डिपेंड होते थे या फिर कोई कंट्रीज एड भेजती थी उस पर डिपेंड होते थे, पर इस प्लान का फोकस था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। अब हमारी ग्रोथ टारगेट, यहाँ हमने ग्रोथ की सोचा था कि हम 5.6% नेशनल इनकम ग्रोथ रखेंगे, पर एक्चुअल में हमें 2.4% ही ग्रोथ मिल पाई। मतलब ये बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल प्लान रहा। अब इसके पीछे के भी रीज़न है कि अनसक्सेसफुल प्लान क्यों था, क्योंकि इस टाइम 1961 से 66 के बीच में इंडिया को बैक टू बैक 3 शॉक मिले थे। पहला शॉक था इंडो चाइना वॉर, ये 1962 में हुआ था। दूसरा था इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1965 में हुआ था।
अब इन वॉर की वजह से जो पैसा हमें डेवलपमेंट में लगाना था, हमने वो पैसा डाइवर्ट करके ये वॉर में लगाया। कैसे? हमने डिफेंस प्रोडक्ट्स ये सब खरीदे, तो इसकी वजह से हमने जो अपने अचीवमेंट्स रखे थे वो अचीव नहीं कर पाए, इसलिए मोस्ट अनसक्सेसफुल था। और तीसरा एक और शॉक क्या था? सीवियर ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ चुका था। सूखा पड़ा था 1965 से 66 में। एग्रीकल्चर फेल हो गया था, इसलिए हमने क्या किया, PL 480 स्कीम के अंदर USA से वीट इंपोर्ट किया था इसी टाइम। तो याद रखना, स्कीम PL 480 फ्रॉम USA वीट इंपोर्ट करते थे हम, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फेल हो चुका था। पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो सिर्फ इस स्कीम पे, हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए थे। तो जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, जिसे हमने 1965 में बनाया था। FCI का फंक्शन था, ये MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में फार्मर से फूड ग्रेन्स लेती थी, और ये PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कराती थी, और जो भी स्टॉक में हो ये रखती थी। दूसरा हमने बनाया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइजेस, ये 1965 में बनाया था। इसका काम था, ये सरकार को रिकमेंड करती थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा। फिर हमने एक बैंक बनाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था पैसे की देखरेख के लिए। फिर हमने एक बनाया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में बनाया। ये पहला म्यूचुअल फंड था। क्या था? पहला म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको पता ही होगा, जिसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स सेविंग को इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करते हैं मनी। तो एक बार हम ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन को रिकैप करते हैं। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइजेस CACP 1965, IDB इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI 1964। और फिर हमने जैसे कि सेकंड इंडस्ट्रियल प्लान में पढ़ा था, कुछ स्टील प्लांट्स बने थे 3। यहाँ पे एक स्टील प्लांट बनाया था जो था बोकारो स्टील प्लांट, ये भी 1964 में बनाया था, और ये USSR की हेल्प से बनाया था। ये अभी झारखंड में है, जब ये बनाया गया था प्लांट तब ये बिहार में था। तो एक बार हम पूरा रिकैप करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। सबसे पहले ईयर इसका 1961 से 66 में आया था। इसको गडगिल याग्निक प्लान भी बोलते हैं। इसका फोकस था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। फिर मॉडल हमने देखा, महलनोबिस मॉडल को हम कंटिन्यू किया, बस एग्रीकल्चर को इसमें हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा। ग्रोथ टारगेट हमारा था 5.6%, पर हमने अचीव किया था 2.4%, मतलब बहुत ही अनसक्सेसफुल प्लान था। क्यों? क्योंकि 3 मेजर शॉक मिले थे। सबसे पहला इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 एंड सीवियर ड्रॉट हो गई थी, जो कि 1965 से 66 के टाइम। अब सीवियर ड्रॉट हुई मतलब एग्रीकल्चर फेल हो गया, तो हमने इम्पोर्ट किया, फिर वीट इंपोर्ट किया। कहाँ से इंपोर्ट किया? USA से किया। कौन सी स्कीम के अंदर? PL 480 स्कीम के अंदर। और इन पे और ज़्यादा डिपेंड नहीं होना था, तो हमने वेरियस इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप किए, जैसे कि FCI 1965, CACP 1965, IDB 1964, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964। हमने एक स्टील प्लांट भी बनाया जो बोकारो स्टील प्लांट है, जो कि अभी झारखंड में है, और हमने USSR की मदद से बनाया। जब ये बना था तब ये बिहार में था। थर्ड ईयर प्लान फेल हो गया था, इसी चक्कर में इंडिया ने फोर्थ 5 ईयर प्लान इमीडिएटली इसके तुरंत बाद लॉन्च नहीं किया था। 3 साल का गैप था, तो इस 3 साल में सिर्फ एनुअल प्लान आए थे। इसे ही प्लान हॉलीडे बोलते हैं। प्लान हॉलीडे मतलब ये नहीं था कि कोई प्लान नहीं था, हर साल एक एक प्लान था, उसे एनुअल प्लान बोलते हैं। तो 1966 से 67 में एक एनुअल प्लान था, फिर 67 से 68 में, और एक 68 से 69 में। अब इन 3 साल के ड्यूरेशन में हमने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फोकस जो रखा वो एग्रीकल्चर पे था। हमने देखा था कि सीवियर ड्रॉट हो गए थे थर्ड 5 ईयर प्लान में 1965 से 66 में। इस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था US से फूड, तो हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी रखी। एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी करने के लिए हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस कराया। अब ये HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एक स्पेशल तैयार किए गए बीज होते हैं जो नॉर्मल सीड से ज़्यादा फसल देते हैं सेम ज़मीन पर। जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड हुआ था,
इसी को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये एक नई एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी थी। 2 फेज में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। फर्स्ट फेज था 1960 से 70s में, सेकंड था मिड 1970s में। एक बार हम प्लान हॉलीडे को क्विकली समराइज करते हैं। 1966 से 1969 में ये प्लान हॉलीडे था। हर ईयर एक एनुअल प्लान आता था। मैक्सिमम फोकस हमने एग्रीकल्चर पे रखा था। इंट्रोड्यूस करे थे हमने HYV सीड्स। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था 1960 से स्टार्ट हो गया था, यहाँ जाके फुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। 4th 5 ईयर प्लान 1969 से 1974। PM थी इस टाइम इंदिरा गांधी, और ये गडगिल फॉर्मूला एंड रुद्र एलन मॉडल पर बेस्ड था। इस प्लान का फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी का मतलब है देश को बिना किसी इकोनॉमिक झटके के, जैसे कि लोन या महंगाई के, आगे बढ़ाना। गडगिल फॉर्मूला इसी प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में, जिसका काम था ये बताना कि सेंटर स्टेट्स को किस हिसाब से पैसा बांटेगी ताकि बैकवर्ड स्टेट्स को ज़्यादा मदद मिले। इस पूरे प्लान को ही बोलते हैं गडगिल स्ट्रैटेजी। अब हमारी टारगेट ग्रोथ थी 5.7%, पर एक्चुअली में हम अचीव कर पाए 3.3%। अगेन ये अनसक्सेसफुल था, बट बेटर था 3rd प्लान से। 4th 5 ईयर प्लान अपने ग्रोथ टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाई? इसके पीछे 3 बड़े डायरेक्ट रीजंस थे। फर्स्ट था 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर। रिसोर्सेज, डिफेंस और मिलिट्री एक्सपेंडिचर में डाइवर्ट हो गए थे, और बांग्लादेश रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया था 1971 में। बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया आने लगे थे, तो इसलिए स्टेट का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने लगा था। 3rd रीज़न था ऑयल प्राइस शॉक 1973 में। इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल प्राइसेस अचानक से बढ़ने लगे थे, इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में हाई इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि महंगाई बढ़ गई थी। कुछ मेजर इनिशिएटिव्स जो इस प्लान में लिए गए थे, पहला है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। जो बैंक 50 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल वाले थे, उन 14 बड़े बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया ताकि बैंकिंग फैसिलिटी रूरल एरियाज तक पहुंचे। दूसरा था MRTP एक्ट, मतलब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लगाया गया 1969 में। इसका मोटिव था बड़े बिजनेस हाउसेस के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन रोकना और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना। 3rd था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1, इंडिया ने अपना पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में इसी प्लान के लास्ट में किया था। फिर था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 से 1974। इस प्रोग्राम का मोटिव था जो भी ड्रॉट प्रोन यानी सूखे ग्रस्त रीजन है उनको डेवलप कराना। लास्ट था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आया था। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गरीबी हटाओ इसी प्लान का पार्ट था, पर गरीबी हटाओ आंदोलन वो 5th 5 ईयर प्लान का पार्ट था। तो एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। 4th 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और ये बेस्ड था गडगिल फॉर्मूला पे एंड रुद्र एलन मॉडल। इसका फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। टारगेट था 5.6%, पर हमने अचीव किया 3.3%, मतलब ये फिर से फेल हो गया था। इसके भी 3 रीजंस बताए थे। पहला था 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया था। दूसरा था बांग्लादेश से रिफ्यूजी क्राइसिस। 3rd था ऑयल शॉक प्राइसेस 1973 में। कुछ मेजर इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए थे, पहला था 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन 1969 में। फिर MRTP एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 1969 में। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जो पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, वो पोखरण में हुआ था। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 से 74 में इम्प्लीमेंट किया गया, और लास्ट में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया गया। 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 बट टर्मिनेटेड इन 1978 बाय जनता पार्टी। प्राइम मिनिस्टर थी इस टाइम इंदिरा गांधी, और ये बेस्ड था DP धार मॉडल पे। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक गरीबी हटाओ एंड सेकंड था सेल्फ रिलायंस एंड एम्प्लॉयमेंट।
तो गरीबी हटाओ के लिए 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किए थे। पहला था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 में। इसका लॉजिक था कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब तो मिलना ही चाहिए। सेकंड था 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में। इसका फोकस था लैंड रिफॉर्म्स, बॉन्डेड लेबर को खत्म करना और रूरल एरिया यानी गांव के एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फिर इसी प्लान के अंदर रीजनल रूरल बैंक्स RRBs इस्टेब्लिश किए गए 1975 में। इसका ऑब्जेक्टिव रूरल एरियाज में क्रेडिट सिस्टम यानी लोन की फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग कराना था, ताकि वहाँ के किसान और मजदूर मनी लेंडर से पैसा ना लें। फिर था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरियाज और वेस्टर्न घाट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया था। टारगेट था 4.4% एंड अचीव किया हमने 4.8%। तो ये क्वाइट सक्सेसफुल प्लान था। तो रिकैप करते हैं। तो 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 तक, इट वाज बेस्ड ऑन DP धार मॉडल। फोकस था गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके लिए 2 प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 में, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1975 में, रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश किया गया था 1975 में, और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। टारगेट था 4.4%, अचीव था 4.8%। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक, ये एक कॉन्सेप्ट अलग है जो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था। मोरारजी देसाई इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय गुन्नार मिर्दाल और इम्प्लीमेंट किया गया अंडर DT लकड़वाला। तो रोलिंग प्लान में हम इतना ही याद रखेंगे। 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 में, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इट वॉज बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट मॉडल। इस प्लान का फोकस था मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आधुनिकरण, यानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कराना एंड डिक्रीज कराना पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी की स्ट्रेटेजी अपनाई एंड इसके लिए 3 प्रोग्राम्स लॉन्च किए। पहला था ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 1979 में शुरू हुआ था, पर एक बड़े स्केल पर इसे 6th 5 ईयर प्लान में ही लॉन्च किया गया, जिसके अंदर रूरल यूथ को टेक्निकल ट्रेनिंग मिल सके। सेकंड था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1980 में आया। इसके अंडर रूरल पुअर फैमिलीज को सब्सिडी और बैंक क्रेडिट यानी लोन दिया गया, ताकि वो कुछ काम कर कर अपनी इनकम बढ़ा सकें। फिर नेक्स्ट था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, एंड इसी से मिलता जुलता था रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में। इसके नाम पर फोकस करो, इसमें लिखा है लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मतलब जिनके पास जमीन नहीं थी उन मजदूरों के लिए 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। इसी प्लान में नाबार्ड बनाया गया। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में बनाया गया। ये आम जनता को डायरेक्ट लोन नहीं देता है, ये उन बैंक्स को पैसा देता है जो आगे जाकर किसानों और रूरल एरियाज को पैसा देते हैं, लोन देते हैं। एग्जिम बैंक भी बनाया गया 1982 में। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश के फॉरेन ट्रेड को बूस्ट कर सके। हिंदू ग्रोथ रेट 1978 में, ये टर्म प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया। ये इसलिए दिया क्योंकि 1st से 5th ईयर प्लान तक इंडिया की GDP ग्रोथ रेट लगातार 3.5% या 4% के आसपास स्टक हो चुकी थी। अब 6th 5 ईयर प्लान का टारगेट था 5.2% एंड अचीव किया 5.7%। बार हम रिकैप करते हैं। 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 85 में, PM इंदिरा गांधी थी। ये मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड था। इसका फोकस था मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज करना नेशनल इनकम। इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे। पहला था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक था ट्रेनिंग रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और बैंक एस्टैब्लिश किए गए जैसे कि नाबार्ड 1982 में, एग्जिम बैंक
और एक टर्म हिंदू रेट ग्रोथ 1978 में ये प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था और टारगेट था 5.2%, अचीव किया 5.7%। सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे और ये प्लान ब्रह्मानंद मॉडल वेज गुड मॉडल पर बेस्ड था। इसका ऑब्जेक्टिव फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी ये कोर स्लोगन भी था। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। पहला था इंदिरा आवास योजना 1985 में, जिसमें रूरल एरियाज के एससी, एसटी और बॉन्डेड लेबर्स को फ्री हाउसिंग यानी मकान प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया। सेकंड था जवाहर रोजगार योजना 1989 में, एनआरईपी और आरएलईजीपी जो 6 5 ईयर प्लान में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम पड़ा था, इन दोनों को मर्ज करके शुरू की गई। इसका ऑब्जेक्टिव था गांव के हर घर के कम से कम एक मेंबर को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देना। फिर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाई गई फॉर क्रिएटिंग जॉब्स और एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये भी सेटअप किया गया था। इस प्लान का टारगेट था 5% एंड इसने अचीव किया 6%। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक, इसका फोकस था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। कुछ प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए वो थे जवाहर रोजगार योजना 1989 में और एक स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जॉब क्रिएट करने के लिए इंदिरा आवास योजना 1985 में। टारगेट था 5%, अचीव किया 6%। सेवेंथ 5 ईयर प्लान के बाद डायरेक्टली एट्थ 5 ईयर प्लान नहीं आया था। इसके बीच में एनुअल प्लान्स आए थे। 2 प्लान्स थे 1990 से 91 तक एंड एक 91 से 92 तक। क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी यानी सरकारें बार बार बदल रही थी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल नहीं थी और इसी टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में हुआ, जिसकी वजह से एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब हमारे फॉरेक्स रिजर्व यानी वो पैसा जिससे हम इंपोर्ट करते हैं जैसे कि यूएस डॉलर हो गया या फिर और भी अदर कंट्रीज की करेंसी, वो काफ़ी कम बचे थे। इस क्राइसिस से निकलने के लिए सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव के अंडर 1991 में लॉन्च किए। सो एनुअल प्लान्स 1990 से 1992 तक था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई 1991 में, इसलिए हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए। अब चलते हैं हम एट्थ 5 ईयर प्लान की तरफ जो कि 1992 से 1997 में आया। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। ये मिलर मॉडल पर बेस्ड था पर इसे कभी कभी राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे एंड मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों ने मिलकर ही एलपीजी रिफॉर्म्स को फुल स्केल पर बड़े लेवल पर इस प्लान के अंदर लॉन्च किया था। एलपीजी रिफॉर्म्स को आप शॉर्ट में ऐसे समझिए, इंडिया की इकोनॉमी पर से गवर्नमेंट का कंट्रोल कम किया और इंडिया की इकोनॉमी फॉरेन के लिए खोली गई। इस प्लान का फोकस था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी। इसका मतलब है इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज। 1991 से पहले हम नियर क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इसका मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि फॉरेन गुड्स और इन्वेस्टमेंट कितने आ सकते हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे। अब हम चेंज होके ओपन इकोनॉमी बन रहे थे। अब इस प्लान के जो बेसिक कोर स्ट्रक्चरल पिलर्स थे, पहला था लाइसेंस राज एंडेड। लाइसेंस राज एक ऐसा सिस्टम था जिसमें प्राइवेट सेक्टर को नई फैक्ट्री खोलने के लिए या फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बार बार लाइसेंस लेना पड़ता था, तो इस सिस्टम को एंड कर दिया गया। दूसरा था न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी। अब जब लाइसेंस राज खत्म हो गया तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को मैंडेटरी टारगेट्स देकर कमांड नहीं कर सकती थी। अब वो सिर्फ ब्रॉड लेवल पर ही देखती थी, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। तो बेसिकली सरकार का रोल कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बन गया। फैसिलिटेटर मतलब हेल्पफुल, मददगार बन गया। थर्ड था इकोनॉमिक एंड फिस्कल रिफॉर्म्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसा दोबारा क्राइसिस ना हो इसलिए कुछ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए गए। एक लास्ट था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है इंसान को इतना केपेबल बनाए ताकि वो देश के लिए एसेट की तरह साबित हो, ना कि बोझ की तरह। इसलिए हेल्थ,
एजुकेशन और स्किल्स एक ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में चेंज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन पे भी फोकस किया गया। इस प्लान का टारगेट था 5.6% एंड हमने अचीव किया 6.8%। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा क्योंकि ओपन इकोनॉमी बन गई थी, तो FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी आई हुई थी। तो एक बार रिकैप करते हैं। 8th 5-year प्लान 1992 से 97 तक, इसका फोकस था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी। इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। इकोनॉमिक पिलर्स थे जैसे कि लाइसेंस राज एंडेड, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फिस्कल रिफॉर्म्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। टारगेट था 5.6%, अचीव किया हमने 6.8%। 9th 5-year प्लान 1997 से 2002, इसका फोकस था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो 8th प्लान के बाद LPG रिफॉर्म्स के बाद GDP ग्रोथ तो बढ़ गई, लेकिन अमीर और गरीब के बीच गैप भी बढ़ गया। इसलिए 9th प्लान का फोकस सिर्फ ग्रोथ रेट इंक्रीज करना नहीं था, बल्कि ये इंश्योर करना था कि जो ग्रोथ का फ़ायदा है हर एक सेक्शन को मिले। इस प्लान के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च हुई 2000 में और एक अंत्योदय अन्न योजना ये लॉन्च हुई 2000 में। इस प्लान का टारगेट था 6.5%, पर हमने अचीव किया 5.4%। 9th प्लान अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। इसके 3 रीजंस है। सबसे पहला था ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस आने की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स अचानक से कम हो गए थे। सेकंड था कारगिल वॉर 1999 में हुआ, इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़े। हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण 2 के नाम से, जिसे ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं। ये 1998 में हुआ था। इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। फिर थर्ड था ड्रॉट की वजह से। तो एक बार रिकैप करते हैं। 9th 5-year प्लान 1997 से 2002, फोकस था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी और इसके टारगेट था 6.5%, पर अचीव किया 5.4%। ये सक्सेसफुल नहीं था। इसके रीजंस थे ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, कारगिल वॉर हो गया, पोखरण 2 जिसकी वजह से सैंक्शन लगे एंड सीवियर ड्रॉट। 10th 5-year प्लान 2002 टू 2007, प्राइम मिनिस्टर इनिशियल फेज में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका फोकस था डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 years एंड इंक्लूसिव सेक्टरल ग्रोथ। तो डबलिंग पर कैपिटा इनकम का मतलब हो गया इंडिया के सिटीजन की पर कैपिटा इनकम को अगले नेक्स्ट 10 years में डबल करना। एंड इंक्लूसिव सेक्टरल ग्रोथ इसलिए फोकस किया गया क्योंकि 1991 के बाद IT सेक्टर में तो बूम आया, पर जो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टैग्नेंट रह गया। इसलिए एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन को अचीव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट था जूट टेक्नोलॉजी मिशन जो 2006 में आया। इसमें जूट की कल्टीवेशन को इंक्रीज करना था। लास्ट था माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम, जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पर फोकस किया गया। इस प्लान का टारगेट था 8% एंड हमने अचीव किया 7.6%। तो एक बार रिकैप करते हैं। 10th 5-year प्लान 2002 टू 2007, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह थे। इसका फोकस था डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 years एंड इंक्लूसिव सेक्टोरल ग्रोथ। स्कीम्स लॉन्च हुई थी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जूट टेक्नोलॉजी मिशन एंड माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम। टारगेट था 8% एंड हमने अचीव किया 7.6%। 11th 5-year प्लान 2007 टू 2012, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। मॉडल वॉज प्रिपेयर्ड बाय C रंगराजन। इसका फोकस था टुवर्ड्स फास्टर ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब इंडिया की ग्रोथ का फायदा हर एक सेक्शन को इक्वल मिले, सबको आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जहां पर ग्लोबली हर एक कंट्री की ग्रोथ डिक्रीज हो रही थी, पर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन्ड रही। टारगेट था 9% एंड वी अचीव्ड
8%। एक बार रिकैप करते हैं। 11th 5-year plan 2007 to 2012, Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Model was prepared by C. Rangarajan. Focus towards faster and more inclusive growth. Global financial crisis 2008, target was 9% and we achieved 8%. 12th 5-year plan 2012 to 2017, Prime Minister's इनिशियल फेज में डॉक्टर मनमोहन सिंह, देन 2014 से नरेंद्र मोदी। फोकस वॉज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर ग्रोथ मतलब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और इंक्रीज करना ताकि जॉब्स क्रिएट हो सके। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब पॉवर्टी रिड्यूस करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन के फायदे कंट्री के हर एक सेक्शन तक पहुंचाएंगे। एंड डेवलपमेंट इस तरह से हो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। टारगेट 8% एंड अचीव्ड 6 to 6.5%। सो गाइज, मैंने इस तरह से सारे 5-year प्लान्स कंप्लीट करा दिए, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वे में कराए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।